मौत का तांडव शुरू हो चुका था और लक्ष्य के सामने लोहे की रोड लेकर वो लोग लक्ष्य पर टूट पड़े थे। अब क्या करेगा लक्ष्य, कैसे बचेगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे प्यार हुआ था कहानी के एपिसोड नंबर 7 में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर किया करें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ हर रोज यहाँ पर सुनने को मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही पहला गुंडा रोड लेकर लक्ष्य के सिर पर वार करने आया, लक्ष्य ने बड़े ही फुर्ती से अपना बायां हाथ ऊपर किया, रोड को अपनी नंगी कलाई पर रोक लिया। रोड के प्रहार से हड्डी के टूटने का दर्द हुआ, लेकिन लक्ष्य के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने उसी हाथ से उस गुंडे की रोड को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उस गुंडे के जबड़े पर एक ऐसा फौलादी मुक्का मारा कि गुंडे के मुंह से खून और दो दांत छिटक कर हवा में उड़ गए। वो एक ही बार में बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरा और तीसरा गुंडा एक साथ आए। लक्ष्य ने सोफे के पास रखी भारी लकड़ी की सेंटर टेबल को अपने एक पैर से ठोकर मारकर हवा में उछाला। टेबल सीधा दूसरे गुंडे की छाती से टकराई और वो पीछे की तरफ गिरकर दीवार से जा टकराया। तीसरे गुंडे ने चैन से लक्ष्य की पीठ पर वार किया। लक्ष्य की शर्ट फट गई और पीठ पर एक गहरा लाल निशान उभर आया। तभी दर्द से लक्ष्य का गुस्सा और भड़क गया। वो मुड़ा और उसने उस चैन को अपने हाथ में लपेटा और एक जोरदार झटके के साथ उस गुंडे को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ये गुंडा करीब आया, लक्ष्य ने अपना घुटना पूरी ताकत से उसके पेट पर दे मारा और फिर अपनी कोहनी से उसकी गर्दन पर एक घातक प्रहार किया। गुंडे की सांस की नली चौक हो गई। वो जमीन पर गिरकर तपने लगा। बाकी बचे दो गुंडे ये खौफनाक मंजर देखकर पीछे हटने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह दुबला पतला लड़का उनके सारे मजबूत साथियों को कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतारने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन लक्ष्य रुकने वाला नहीं था। उसने आगे बढ़कर एक गुंडे की गर्दन पकड़ी और उसे उठाकर सीधे खिड़की के मजबूत कांच पर दे मारा। गुंडे का सिर कांच से टकराया, वो लहूलुहान होकर गिर गया। पूरा अपार्टमेंट अब किसी युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों तरफ खून, टूटे हुए कांच और कराहते हुए गुंडों की आवाजें आ रही थी। सिया कांपते हुए सोफे के पीछे छुप गई थी। तभी अचानक पीछे से एक भयंकर चीख के साथ सुल्तान खड़ा हुआ। वो कांच के टुकड़ों से लहूलुहान था, लेकिन नशे और पागलपन ने उसे एक दरिंदे में बदल दिया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पीतल का फूलदान था। इससे पहले कि लक्ष्य मुड़ पाता, सुल्तान ने वो भारी फूलदान लक्ष्य के सिर के पिछले हिस्से पर पूरी ताकत से दे मारा। लक्ष्य की आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। उसके सिर से खून की एक धार फूटकर उसकी गर्दन के नीचे उतरने लगी। वो लड़खड़ा कर घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। सुल्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। वो लक्ष्य के ऊपर चढ़ गया और अपने भारी हाथों से लक्ष्य की गर्दन को दबाने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तू मुझे मारेगा साले फटीचर? तू नोवा गैंग के सुल्तान को मारेगा? सुल्तान पागलों की तरह चीख रहा था। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लक्ष्य की सांसें रुकने लगी। वहीं गला दबाने की वजह से लक्ष्य का चेहरा लाल पड़ने लगा था। उसकी आंखें बाहर की तरफ आने लगी थी। सुल्तान का 90 किलो का वजन उसके सीने पर था और उसे उठने नहीं दे रहा था। सुल्तान सच में एक जानवर की तरह हावी हो गया था। तभी सुल्तान ने हंसकर कहा, आज तो मरेगा। तेरे मरने के बाद मैं सिया का वो हाल करूंगा कि। सुल्तान हंसते हुए लक्ष्य का गला दबा रहा था। लक्ष्य की सांस टूट रही थी। उसकी आंखों के सामने सिया का रोता हुआ चेहरा और फर्श पर लहूलुहान पड़ी मासूम माहिक की तस्वीर घूमने लगी। उसने उन दोनों को याद करके मन ही मन कहा, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं इन मासूमों को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। इसी के साथ लक्ष्य के अंदर एक अमानवीय ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपने दोनों हाथ फर्श पर इधर उधर मारना शुरू किए ताकि कोई हथियार मिल जाए। उसका बायां हाथ किचन के पास गिरे बर्तनों और सामान के बीच टटोल रहा था। जब पहले वो गुंडे ने किचन तहस नहस किया था, वहीं सुल्तान की पकड़ कसती जा रही थी। लक्ष्य की नसें फटने को थी और तभी लक्ष्य की उंगलियों में एक ऐसी ठंडी, नुकीली और भारी चीज टकराई कि वो किचन में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा धारदार मीट चॉपर था, जो गुंडों की तोड़फोड़ से बाहर गिर गया था। लक्ष्य ने अपनी बची कुची आखिरी सांस, अपने शरीर की रूहानी ताकत को एक साथ इकट्ठा किया।
उसने उस चॉपर को हैंडल को अपनी मुट्ठी में ताकत से कस लिया, लेकिन सुल्तान अभी भी हंस रहा था। उसने जोर से हंसकर कहा, मर साले, मर। तभी लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब मौत का पैगाम था। उसने अपना दाहिना हाथ, जिसमें वो भारी और धारदार चाकू था, हवा में उठाया और फिर पूरी ताकत और पूरे गुस्से और अन्याय की उस भयंकर आग के साथ लक्ष्य ने वो चाकू सुल्तान के सिर के किनारे यानी कान के ठीक ऊपर वाली खोपड़ी में दे मारा। इसी के साथ चाकू की आधी धार सुल्तान की खोपड़ी को चीरकर अंदर तक धंस गई। सुल्तान की वो वहशी हंसी अचानक एक भयंकर सन्नाटे में बदल गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसके हाथ, जो लक्ष्य की गर्दन को दबोच रहे थे, अचानक ढीले पड़ गए और बेजान होकर नीचे गिर गए। सुल्तान के सिर से खून का एक फव्वारा फूटा, जिसने लक्ष्य के पूरे चेहरे और उसकी शर्ट को लाल कर दिया। सुल्तान के होठों से बस घरघराहट की आवाज आई और उसका भारी बेजान शरीर लक्ष्य के ऊपर आ गिरा। सुल्तान, नोवा गैंग का खूंखार सरगना, दिल्ली का वो साइकोपैथ, मारा जा चुका था। तभी लक्ष्य ने हाँफ कर सुल्तान के उस बेजान शरीर को धक्का देकर ऊपर से हटाया। वो खून से लथपथ था और उसके सिर से खून बह रहा था। शर्ट फट चुकी थी, लेकिन वो धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सिया, जो सोफे के पास ये देख रही थी, वो सदमे में आ गई थी। उसने अपनी आंखों के सामने खून होते देखा। वो कांपते हुए उठी और फर्श पर बड़ी माही की तरफ भागकर उसे गोद में उठा लिया। उसने सिसक कर कहा, माही, मेरी बच्ची, आंखें खोल मेरी बच्ची। सिया दहाड़ मार मार कर रो रही थी। उसी वक्त अपार्टमेंट के बाहर से कुछ भारी कदमों के दौड़ने की आवाजें आई। अपार्टमेंट का जो दरवाजा सुल्तान ने तोड़ा था, वहां से अचानक 10-12 लोग अंदर दाखिल हुए। ये पुलिस वाले नहीं थे। इन्होंने काले रंग के महंगे टैक्टिकल सूट पहने थे। उनके हाथों में साइलेंसर्स लगी ऑटोमेटिक बंदूकें थी और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सिंघानिया द्वारा भेजी गई मिश्रा ग्रुप की लीड सिक्योरिटी टीम थी, जो सरकार के कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक और तेज थी। टीम का कमांडर अंदर आया। उसने पूरे कमरे का जायजा लिया। लाशें, खून, करहाते हुए गुंडे, फिर उसकी नजर खून से लथपथ नौजवान पर पड़ी। उस नौजवान को देखते ही कमांडर ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे की और लक्ष्य के सामने सम्मान से अपना सिर झुका लिया। कमांडर ने प्रोफेशनल आवाज में कहा, सॉरी वी आर लेट बॉस। तब सिया की रोती हुई अचानक आवाज गले में अटक गई। उसने देखा कि ये खतरनाक हथियार बंद लोग लक्ष्य को बॉस बुला रहे हैं। उसके सामने सिर झुकाए खड़े हैं। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये वेटर आखिर है कौन। लक्ष्य ने अपनी शर्ट को अपने चेहरे का खून पोंछा। उसकी आवाज अब किसी थके हुए लड़के की नहीं, बल्कि एक अजय सम्राट की थी। लक्ष्य ने सुल्तान की लाश की तरफ इशारा करके कहा, कमांडर, इस गंदगी को यहाँ से तुरंत साफ करो। इसको, ये बाकी कुत्ते जो जिंदा है, इन्हें अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाओ और इनका वो हाल करो कि दोबारा पैदा होने से डरे। इस पूरे अपार्टमेंट से खून का एक कतरा, एक एक फिंगरप्रिंट साफ हो जाना चाहिए। कल सुबह पुलिस को ये लगना चाहिए कि सुल्तान शहर छोड़कर भाग गया। मेरी और सिया की कोई भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। तभी कमांडर ने सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। कमांडर ने तुरंत अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। कुछ लोगों ने लाश को एक बॉडी बैग में डाला और बाकी सबूत मिटाने लगे। कुछ इसके बाद लक्ष्य ने धीरे धीरे चलकर सिया के पास आया। उस बच्ची को गोद में, जो फर्श पर बैठी थी। लड़की ये बड़ी ही कमजोर हो चुकी थी। लक्ष्य ने कोमल आवाज में कहा, मैम। आगे से सिया ने डर के हमारे पीछे वो खिसकने लगी थी। उसने डर के हमारे घबरा कर कहा, तुम कौन हो? तुम तुम कोई वेटर नहीं हो, प्लीज हमें मत मारना। आगे से लक्ष्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, सिया मैम, मैं लक्ष्य हूँ, आपका दोस्त। शांत हो जाइए प्लीज, मुझ पर भरोसा रखिए। माही को तुरंत इलाज की जरूरत है। बाहर मेरी एक मेडिकल टीम के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी है। मेरे आदमी आपको और माही को दिल्ली के सबसे सुरक्षित और प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहां दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर इसका इलाज करेंगे और आज से आप मेरे एक सेफ हाउस में रहेंगे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको अभी शहर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिया के पास सवाल बहुत थे, लेकिन माही के सिर से बहता खून देखकर उसके अंदर की मां ने लक्ष्य के इस आदेश को मान लेना ही सही समझा। उसने रोते हुए अपना सिर हिला दिया। सिक्योरिटी टीम के दो महिला कमांडर तुरंत आगे आई और उन्होंने बड़े ही सुरक्षित तरीके से माही को स्ट्रेचर पर लेटाया और सिया को लेकर नीचे की तरफ चल दी। जब माही और सिया तुरंत वहां से निकल गए,
टीम ने पूरा अपार्टमेंट साफ कर दिया। कमांडर ने लक्ष्य से कहा, बॉस, आपका भी खून बह चुका है, आपको भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी आगे से लक्ष्य ने एक सर्द सांस लेकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है कमांडर, मुझे मेरे हॉस्टल के पास छोड़ दो। इसी के साथ वो उन लोगों के साथ अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। इसी बीच रात के करीब 3 बज चुके थे। काले शीशे वाली एक बुलेट प्रूफ मुखर्जी नगर की उस सुनसान गली के बाहर आकर रुकी। लक्ष्य गाड़ी से बाहर निकला। उसने एक लंबा सा काला ओवरकोट पहना था जो कमांडो टीम ने उसे दिया था, ताकि उसके खून से सने कपड़े किसी को नजर न आए। वो चलता हुआ उसी पुराने सीलन भरे कमरे के पास पहुंचा। उसने अपनी चाबी से वो जंग लगा ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर वही टपकते हुए नल की टप टप की आवाज आ रही थी। लक्ष्य ने वो ओवरकोट उतारा, उसे फर्श पर फेंक दिया। उसकी सूती शर्ट खून की तरह जम चुकी थी। उसने शर्ट के बटन खोले और उसे भी उतार दिया। आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखा। पीठ पर चैन के लाल निशान, पसलियों पर नीले दाग और सिर के पीछे एक गहरा घाव जिसमें खून सूख चुका था। उसने नल के ठंडे पानी से अपने सिर को धोया। पानी के संपर्क में आते ही घाव में तेज जलन हो उठी, लेकिन लक्ष्य ने एक सिसकी तक नहीं ली। उसने अपने पुराने तौलिए से खुद को पोंछ लिया। उसने अपने हाथों को देखा। इन हाथों ने आज एक इंसान की जान ले ली थी, लेकिन लक्ष्य के अंदर कोई पछतावा नहीं था। इसने गीता में पढ़ा था, जब धर्म की रक्षा के लिए कोई अधर्मी का वध करना पड़े तो वह पाप नहीं बल्कि कर्तव्य है। सुल्तान एक ऐसा राक्षस था जिसका मरना समाज के लिए जरूरी था। लक्ष्य आकर अपने उसी कठोर खटिया पर लेट गया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग बड़ा शांत था। आज की रात ने उसे एहसास दिला दिया कि उसकी ताकत सिर्फ शेयर बाजार या कारपोरेट डील्स तक सीमित नहीं। उसकी ताकत का असली इस्तेमाल उन मासूमों की हिफाजत में है जिन्हें जालिम दुनिया अपने पैरों तले कुचलना चाहती है। सिया और माही अब हमेशा के लिए सुरक्षित थी। प्रताप शेरगिल टूट चुका था। सुल्तान खाक में मिल चुका था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो निया का मैसेज था, जो उसने कुछ घंटे पहले किया था। जब लक्ष्य लड़ रहा था, मैसेज में लिखा था, लक्ष्य, मुझे नींद नहीं आ रही। आज दिन भर तुम्हारे बिना बड़ी बोर हुई। तुम मेरे लिए बड़े खास हो। ये मैसेज पढ़ते ही लक्ष्य ने वो मैसेज पढ़ा और उसके होठों पर एक बड़ी मीठी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। खून, लाशें, तबाही और साजिशों के इस खौफनाक बवंडर के बीच निया का प्यार, वो इकलौती रोशनी जो लक्ष्य को इंसान बनाए हुए थी। लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निया। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी असली सच्चाई बताऊंगा। ये सोचकर उसने अपना फोन छाती पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। दर्द और थकान के बावजूद वो सीलन भरे कमरे में बहुत ही गहरी और संतोष नींद की आगोश में चला गया। कल की सुबह दिल्ली के लिए कई रहस्य लेकर आने वाली थी, लेकिन लक्ष्य मिश्रा के लिए बस उसके साम्राज्य की एक और खामोश जीत थी। रात के उस खौफनाक तूफान और मौत के तांडव के बाद मुखर्जी नगर के उस सीलन भरे छोटे से कमरे में एक अजीब सा सुकून पसर गया था। बाहर दिल्ली की सर्द हवाएं खिड़कियों की झर्रियों से अंदर आकर कमरे के तापमान को गिरा रही थी, लेकिन उस पुरानी खटिया पर लेटे लक्ष्य के सीने में एक ऐसी गर्माहट थी जिसे दुनिया की कोई भी सर्दी ठंडी नहीं कर सकती थी। ये गर्माहट निया के उस एक छोटे से संदेश की थी, जिसने लक्ष्य के खून से सने हाथों और उसके थके हुए शरीर को एक रूहानी मरहम दे दिया था। लक्ष्य को कब नींद आई, उसे खुद भी पता नहीं चला, और उसका वो शरीर, जिसकी पसलियों पर गुंडे के प्रहार के नीले निशान थे, जिसकी पीठ पर लोहे के चैन के घाव थे, उसके सिर के पिछले हिस्से पर खून जम चुका था, वो सारे दर्द निया के ख्यालों के आगे सुन पड़ गए थे। वो बड़ी गहरी नींद में थे, एक ऐसी नींद जिसमें कोई साजिश नहीं, कोई खौफनाक सुल्तान नहीं, और न ही कोई अरबों का कारपोरेट एम्पायर। उसकी बंद आंखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ निया का वो सादगी से भरा पवित्र और खूबसूरत चेहरा था। सर्दियों की सुबह अक्सर देर से होती, लेकिन आज सूरज की किरणें कुछ ज्यादा ही चमकीली थी। कमरे के उस छोटे से रोशनदान से छनकर आती धूप लक्ष्य के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह अभी भी अपनी उसी मीठी नींद की आगोश में खोया हुआ था। तभी अचानक उस शांत कमरे में लक्ष्य के उस पुराने रबर बैंड से बंधे हुए कीपैड वाले फोन की तेज और कर्कश रिंगटोन गूंज उठी। इस रिंग में लक्ष्य की तंद्रा टूटी, लेकिन नींद का ये खुमार अभी भी उसकी आंखों पर भारी था। उसने करवट ली, जिससे उसकी पीठ के घाव में एक हल्की सी टीस उठी।
लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बिना आंखें खोले अपने हाथों से टटोल कर छाती पर रखा फोन उठाया और हरे रंग का बटन दबाकर उसे कान से लगाकर कहा, हेलो। लक्ष्य की आवाज में नींद का वो भारीपन साफ झलक रहा था। तभी दूसरी तरफ से किसी ने कहा, लक्ष्य कहाँ हो तुम। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने लक्ष्य की नींद को एक ही झटके में मीलों दूर भगा दिया। ये निया की आवाज थी, लेकिन आज उस आवाज में हमेशा वाली शांति कोमलता नहीं थी। आज उस आवाज में एक अजीब सी बेकरारी, गुस्सा और एक प्रेमिका वाली झुंझलाहट थी। लक्ष्य ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। हड़बड़ाकर खटिया पर उठ बैठा। उसने चौंक कर कहा, निया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। उधर से निया ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लक्ष्य, लेकिन तुम हो कहाँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं सुबह से पूरी यूनिवर्सिटी छान चुकी हूँ, लाइब्रेरी, तुम्हारा डिपार्टमेंट, पीछे वाला वो लॉन, कैंटीन। तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ गायब हो तुम। नेहा की आवाज में शिकायत का एक बड़ा पहाड़ था। नेहा की ये आवाज बात सुनकर लक्ष्य पूरी तरह से भ्रम में पड़ गया। उसने अपने आसपास देखा, कमरा वैसे ही बिखरी हालात में था। खून से सनी पुरानी शर्ट कोने में पड़ी थी। ये सब देखकर लक्ष्य ने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें मलकर बड़ी ही हैरानी भरे लहजे में पूछा, क्या क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी ढूंढ रही हो। लेकिन निया, मैं तो अभी सो रहा था, और तुम इतनी सुबह इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी कैसे आ गई। यह सुनना था कि फोन के दूसरी तरफ निया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। निया ने लगभग चिल्लाकर कहा, मैं जल्दी नहीं आई लक्ष्य, तुम किसी कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो। अपनी घड़ी देखो, सुबह के 10 बज चुके हैं। पहली दो क्लासेस भी खत्म हो चुकी हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक प्यारा सा रूठना भी शामिल था। वहीं उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य की आंखें फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या 10 बज गए। ये कहते हुए उसने तुरंत फोन को कान से हटाकर स्क्रीन पर समय देखा। सच में 10 बजकर 15 मिनट हो चुकी थी। लक्ष्य, जो हमेशा सुबह 5 बजे उठने का आदी था, आज इतनी गहरी नींद में चला गया कि उसे दिन चढ़ने का एहसास नहीं हुआ। तभी उधर से निया ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, कल दोपहर को तुम मुझे बिना बताए उस कैफे में से चले गए और पूरा दिन मुझे नहीं मिले। मैंने तुम्हें रात को मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। आज भी तुम कॉलेज नहीं आए। तुम्हें मेरी कोई फिक्र है भी या नहीं। ठीक है, सोते रहो तुम। निया की आवाज अब थोड़ी भावुक हो रही थी। उसकी यह बातें सुनकर लक्ष्य ने सफाई देने की कोशिश करके कहा, अरे नहीं निया, मेरी बात तो सुनो, मैं बस। लेकिन इससे पहले कि लक्ष्य अपनी बात पूरी कर पाता या उसे सफाई दे पाता, निया ने गुस्से में फोन काट दिया। लक्ष्य के हाथ में वो पुराना फोन रह गया और उसके चेहरे पर एक भयंकर घबराहट छा गई। वो जानता था कि निया का यह गुस्सा किसी नफरत का नहीं, बल्कि उस बेतहाशा फिक्र और प्यार का नतीजा था जो वो लक्ष्य से करने लगी थी। कल का पूरा दिन लक्ष्य के बिना बिताना निया के लिए भारी पड़ गया। आज सुबह भी वो नहीं मिला तो उसका सब्र टूट गया। लक्ष्य ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। निया मुझसे नाराज हो गई। लक्ष्य एक ही झटके में खटिया से खड़ा हुआ। उसके शरीर पर एक जोड़ दर्द से चीख रहा था। कल रात सुल्तान के फूलदान वाले प्रहार से उसके सिर के पिछले हिस्से में जो चोट लगी थी, वहां एक भारीपन था। लेकिन इस वक्त लक्ष्य को अपने दर्द की परवाह ही नहीं थी। उसे बस किसी भी तरह जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी पहुंचना था। निया को मनाना था। आज का दिन वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देना चाहता था। उसने जल्दी से बाल्टी के ठंडे पानी में अपने चेहरे को सिर को धोया। सिर के घाव पर पानी पड़ते ही एक भयंकर जलन उठी, लेकिन उसने अपने दांत पीसकर उस दर्द को पी लिया। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी लेकिन साफ सूती शर्ट निकाली और उसे पहन लिया। उसने अपने बालों को उंगलियों से ही संवारा और अपना वो फटा हुआ बैकपैक कंधे पर ढक लिया। वो पागलों की तरह अपने कमरे से बाहर निकला और मुखर्जी नगर की गलियों से होते हुए मुख्य सड़क की तरफ भागने लगा। उसने एक ऑटो वाले को हाथ दिया। लक्ष्य ने ऑटो में बैठकर कहा, भाई, जल्दी से नॉर्थ कैंपस ले चलो। तभी ऑटो स्टार्ट हुआ और दिल्ली की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर दौड़ने लगा। लक्ष्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपने दिमाग के सारे डायलॉग्स तैयार कर रहा था। वो निया से मिलने के बाद कहेगा कि आज उसने ठान लिया है कि वो निया को अपने दिल की बात कह रहेगा। वो महसूस जो कर रहा था वो इजहार कर देगा। लेकिन तभी रास्ते में ऑटो जब एक सिग्नल पर रुका तो लक्ष्य की नज़र सड़क किनारे एक हॉस्पिटल के होर्डिंग पर पड़ गई। उस होर्डिंग को देखते ही लक्ष्य के दिमाग में एक भयंकर बिजली सी कौंधी। निया के ख्यालों
कि उस खूबसूरत और गुलाबी बादल को चीर कर कल रात का वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। कंक्रीट की वो दीवार, खून से लथपथ वो सफेद फर्श, उस पर बेसुध पड़ी 9-10 साल की मासूम बच्ची जिसके सिर से खून की धार बह रही थी। सिया का वो कलेजा फाड़ देने वाली चीख, ये सब याद करके लक्ष्य के मुंह से अचानक दो नाम निकले, सिया मैम और माही। कल रात सुल्तान को मारने और अपनी सिक्योरिटी टीम को सब कुछ सौंपने के बाद लक्ष्य दर्द और थकान से इतना चूर था कि वो सीधा सो गया। उसने ये भी पता नहीं किया कि सिया और माही कैसी है, किस हालात में है। माही के सिर पर बड़ी गहरी चोट थी और उसका दिमाग पहले से ही एक 3 साल की बच्ची के जैसा था। लक्ष्य के सीने में अपराध बोध का एक भयंकर खंजर उतर गया। उसने मन ही मन में खुद से कहा, ओह, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। एक तरफ वो मासूम बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही होगी, सिया मैम हॉस्पिटल में अकेली रो रही होंगी, और मैं यहाँ अपने प्यार के इजहार के सपने सजा रहा हूँ। लक्ष्य के अंदर वो इंसान जाग उठा जिसने कभी किसी असहाय को अकेला नहीं छोड़ा था। निया की नाराजगी उसके लिए बड़े मायने रखती थी, लेकिन इस वक्त सिया और माही को उसकी ज्यादा जरूरत थी। इसलिए लक्ष्य ने ऑटो वाले से कहा, भाई ऑटो मोड़ दो, नॉर्थ कैंपस नहीं सीधा ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल चलो, और प्लीज जितना तेज चला सकते हो उतनी तेज चलाना। उसकी आवाज सुनते ही ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो को यू टर्न दे दिया, शहर के सबसे बड़े और आलीशान वीआईपी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया, जो असल में मिश्रा ग्रुप के ही मालिकाना हक में आता था। वहीं ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल दिल्ली का वो हॉस्पिटल जहां देश के सबसे बड़े नेता अभिनेता अरबपति अपना इलाज करवाते थे। इसकी गगनचुंबी इमारत, संगमरमर के फर्श और 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं इसे आम इंसानों की पहुंच से बड़ा दूर बनाती थी। कल रात लक्ष्य की सिक्योरिटी टीम के कमांडर ने सिया और माही को इसी हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करवाया था, क्योंकि यह मिश्रा ग्रुप का अपना हॉस्पिटल था और यहाँ कोई भी पुलिस या मीडिया बिना लक्ष्य की इजाजत पर नहीं आ सकती थी। जब लक्ष्य का ऑटो उस हॉस्पिटल के भव्य गेट के सामने रुका, तो वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस फटे हाल लड़के को थोड़ी अजीब नजरों से देखा। लेकिन लक्ष्य की आंखों में जो रौब और आत्मविश्वास था, उसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे रोक ले। तभी लक्ष्य तेज कदमों से अंदर रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। लक्ष्य ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे सिया और माही नाम के पेशेंट्स के बारे में जानना है, उन्हें कल रात लाया गया था। उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर चेक किया और कहा, सर वो टॉप फ्लोर के वीआईपी आईसीयू विंग में हैं, लेकिन वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं, वो एक हाई सिक्योरिटी जोन में है। लक्ष्य ने बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर वीआईपी लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ा दिए। गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लक्ष्य ने अपनी जेब से फोन निकाला। सिक्योरिटी इंचार्ज को लक्ष्य की टीम का ही आदमी था और उसने मिस कॉल दे दी। चंद सेकंड में गार्ड्स के वॉकी टॉकी पर आदेश आ गया कि जो सर सब सिर झुकाकर पीछे हट गई। जब लिफ्ट हॉस्पिटल के ऊपरी माले पर रुके और दरवाजे खुले, तो वहां का सन्नाटा किसी को भी डरा सकता था। यह पूरा का पूरा फ्लोर सिर्फ और सिर्फ माही के लिए रिजर्व था। हर कोने में काले सूट पहने मिश्रा ग्रुप के सिक्योरिटी एजेंट्स तैनात थे। तभी लक्ष्य धीरे धीरे आईसीयू के उस बड़े से कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर संगमरमर के ठंडे फर्श पर सिया बैठी थी। सिया के हालात देखकर लक्ष्य का दिल पसीज गया। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए थे। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी। उसने शायद रात भर से पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। वह अपने घुटनों में सिर दिए एक पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। तभी लक्ष्य ने बड़ी ही कोमल और दर्द भरी आवाज में कहा, सिया मैम। आगे से लक्ष्य की आवाज सुनते ही सिया ने झटके से अपना सिर उठाया। लक्ष्य को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। वो तुरंत उठी और भागकर लक्ष्य के गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोकर कहा, लक्ष्य, मेरी माही, मेरी बच्ची अंदर है। वो आंखें नहीं खोल रही लक्ष्य। उसे बड़ी गहरी चोट लगी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वो सुल्तान, उस जानवर ने मेरी बच्ची को। सिया के आंसू लक्ष्य की शर्ट को भिगो रहे थे। लक्ष्य ने बहुत ही सांत्वना के साथ सिया के सिर पर हाथ फेरा। लक्ष्य ने उसे ढाढ़स बंधाकर कहा, शांत हो जाइए मैम, कुछ नहीं होगा हमारी माही को। वो बहुत बहादुर बच्ची है, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। तब आईसीयू का दरवाजा खुला और दिल्ली के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर माथुर अपने दो असिस्टेंट डॉक्टरों के साथ बाहर आए। सिया तुरंत भागकर डॉक्टर के पास गई और घबरा कर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे होश कब आएगा? डॉक्टर माथुर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उन्हें सिया को देखा और फिर उनके पीछे खड़े
उस मामूली कपड़े वाले लड़के को देखा। हालांकि डॉक्टर माथुर नहीं जानते थे वो लड़का मिश्रा ग्रुप का चेयरमैन है, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ सिंघानिया और टॉप कमांडर्स को थी। लेकिन उन्हें यह आदेश जरूर मिला था कि इस केस में पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब आगे से डॉक्टर माथुर ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहना शुरू करके कहा, मिसेस सिया, प्लीज आप खुद को संभालिए। माही के सिर में जो चोट लगी है बड़ी गहरी है। उसके ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसे हमने रात को एक इमरजेंसी सर्जरी के तहत रोक दिया। अभी भी उसकी जान खतरे से बाहर है। डॉक्टर की यह बात सुनकर आगे से सिया ने राहत की सांस ली और अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर माथुर की आवाज में सिया की उस खुशी ने जो पल भर में जमा दिया, उन्होंने सिया की तरफ देखकर कहा, लेकिन मिसिस सिया। उसकी ये लेकिन सुनते ही आगे से लक्ष्य ने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? तब आगे से डॉक्टर माथुर ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए, हम जानते हैं कि माही पहले से एक कोग्निटिव डिसेबिलिटी का शिकार है। उसका मानसिक विकास एक 3 साल के बच्चे जितना है। कल रात की उस भयंकर चोट ने उसके दिमाग के उस हिस्से को और ज्यादा डैमेज कर दिया है। उसकी यह बात सुनते ही सिया के पैर लड़खड़ाने लगे। लक्ष्य ने उसे सहारा दिया और रोकर सिया ने कहा, तो अब क्या होगा डॉक्टर? क्या मेरी बच्ची कभी ठीक नहीं हो पाएगी? आगे से डॉक्टर माथुर ने फाइल खोलकर कहा, एक रास्ता है। मेडिकल साइंस ने एक बहुत बड़ी तरक्की कर ली है। अमेरिका के बोस्टन में एक बहुत ही एडवांस न्यूरोस्टेम सेल थेरेपी और एक खास तरीके का माइक्रो सर्जरी इजाद हुई है। ये सर्जरी बड़ी ही दुर्लभ और जटिल है। अगर हम अमेरिका के उन एक्सपर्ट सर्जन की टीम को यहाँ बुलवा ले, माही के दिमाग पर और सर्जरी करें, तो न सिर्फ उसकी चोट का असर खत्म हो जाएगा, बल्कि इस बात की 99% संभावना है कि माही वो अपनी पुरानी बीमारी भी ठीक कर ले। उसका दिमाग वापस एक सामान्य 10 साल की बच्ची की तरह विकसित होना शुरू हो सकता है। यह सुनते ही सिया की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो किसी अंधे को रोशनी मिलने पर आती है। उसकी बच्ची, उसकी माही एक सामान्य जिंदगी जी सकती है, वो स्कूल जा सकती है, और यह सिया के लिए उसकी चमत्कार से कम नहीं था। सिया ने डॉक्टर के हाथ को पकड़कर कहा, तो फिर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं डॉक्टर? प्लीज वो सर्जन को बुलाइए और सर्जरी कीजिए। मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसकी यह बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने अपनी नजरें नीची करके कहा, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं सिया जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। अमेरिका से उस पूरी एक्सपर्ट टीम को चार्टर्ड फ्लाइट से यहाँ बुलाना, उनके भारी भरकम इक्विपमेंट्स का खर्च और सर्जरी का कुल खर्च। ये कहते हुए डॉक्टर माथुर एक पल के लिए रुके और सिया की तरफ देखकर धीरे से बोले, इस पूरे इलाज में लगभग 10 करोड़ का खर्च आएगा और हमें यह पैसा अगले 24 घंटे के अंदर डिपॉजिट करना होगा। हम यूएस की टीम को यहाँ डिप्लॉय कर सकेंगे। 10 करोड़ रुपए। यह रकम सुनते ही सिया के कानों में जैसे कोई बम फट गया। उसका दिमाग सुन पड़ गया। 10 करोड़! सिया जो एक छोटा कैफे चलाती थी, जिस पर पहले से ही उसके पिता का कर्ज था, वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना खून बेचकर भी इस रकम को 10वें हिस्से को इकट्ठा नहीं कर सकती थी। उसके लिए एक ऐसा था जैसे किसी ने उसे समंदर के बीच में एक नाव दे दी हो और फिर नाव में एक छेद कर दिया हो। उम्मीद की जो किरण अभी अभी उसे दिखी थी, वो 10 करोड़ के उस भयानक पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए दब गई थी। सिया के घुटनों ने जवाब दे दिया। वो वहीं हॉस्पिटल के उस ठंडे फर्श पर दम से बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर ऐसी फूट फूट कर रोई कि वहां खड़े हर एक इंसान का दिल पसीज गया। उसने सिसक कर कहा, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मेरी बच्ची, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है भगवान? तूने मुझे उम्मीद क्यों दी जब तुझे उसे तोड़ना था? 10 करोड़! मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सिया सिसकियां ले रही थी। उसका दुख इतना गहरा था कि लक्ष्य की आंख ही भी नम हो गई। तभी लक्ष्य खामोशी सिया के पास फर्श पर बैठ गया। उसने सिया के कांपते हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, सिया मैम। लक्ष्य की आवाज बड़ी शांत थी, लेकिन एक ऐसे अविश्वास से भरी थी जिसे सुनकर कोई भी तूफान थम जाए। उसकी आवाज सुनकर आगे से सिया ने अपनी आंसुओं से भीगी आंखें उठाई। तभी लक्ष्य ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए। हम माही को बचा लेंगे। हमारी माही को कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो एक नॉर्मल बच्ची की तरह अपनी जिंदगी जिएगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिया ने बेबसी में कहा, कैसे लक्ष्य, कैसे? 10 करोड़! ये कोई मजाक नहीं है। मैं भीख भी मांग लूंगी तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी बच्ची की किस्मत में शायद यही अंधेरा लिखा है। तभी आगे से लक्ष्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
आप भूल रही हैं मैम, कल रात मैंने आपको क्या बताया था। मेरा वो इन्वेस्टर दोस्त जो बड़ा अमीर है, उसने आपकी कहानी सुनी थी। वो आपके जज्बे से बड़ा प्रभावित था। मैंने उसे माही के बारे में भी बताया था। वो एक बड़ा ही एनजीओ चलाता है। मैं अभी उससे बात करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो माही के इलाज का खर्च उठाएगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिया ने अविश्वास से लक्ष्य को देखकर कहा, क्या कोई इंसान किसी अजनबी के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा लक्ष्य? ये सिर्फ फिल्मों में होता है। तभी आगे से लक्ष्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये दुनिया अच्छे लोगों से खाली नहीं है मैम। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए। ये कहकर लक्ष्य उठा और वीआईपी कॉरिडोर में एक शांत कोने की तरफ चला गया, जहां उसे कोई सुन न सके। उसने कोने में पहुंचते ही चेहरे पर वो गरीब और बेबस वेटर वाला भाव पूरी तरह से उसकी गायब हो गया। उसकी जगह भारत के सबसे ताकतवर और क्रूर बिजनेस टाइकून की उस खौफनाक आदेशात्मक छवि ने ले ली, जिसके इशारे पर हवाओं का रुख बदल जाता था। उसने अपनी जेब से वो हाई सिक्योरिटी फोन निकाला और मिस्टर सिंघानिया का नंबर डायल कर दिया। पहली घंटी पूरी होते ही फोन उठ गया। तभी सिंघानिया की सतर्क आवाज आई। उन्होंने सम्मान के साथ कहा, जी छोटे मालिक। तभी लक्ष्य ने अपने शब्दों को चबाकर बहुत ही सख्त लहजे में कहा, सिंघानिया जी, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए। ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल के वीआईपी विंग में जो बच्ची एडमिट है, माही, उसके इलाज के लिए बोस्टन से न्यूरो सर्जन्स की एक टीम बुलानी है। डॉक्टर माथुर से तुरंत कोऑर्डिनेट कीजिए। उसके बाद सुनकर आगे से सिंघानिया ने पेशेवर तरीके से पूछा, जी सर, क्या मैं जान सकता हूँ इस सर्जरी का एस्टिमेट कितना है? तभी लक्ष्य ने बिना हिचकिचाहट के कहा, 10 करोड़। लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें 10 करोड़ लगते हैं या 20 करोड़ या 100 करोड़। मिश्रा ग्रुप का खजाना खोल दीजिए, पानी की तरह पैसा भाई सिंघानिया जी। लेकिन मुझे वो बच्ची बिल्कुल ठीक चाहिए। उसके दिमाग का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। यूएस की उस टीम को बोलिए, अगर वो आज रात तक दिल्ली लैंड कर जाते हैं तो उन्हें उनकी फीस का 2 गुना पैसा दिया जाएगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिंघानिया ने सम्मान भरे स्वर में कहा, यस बॉस, मैं अभी इसी वक्त सारा अमाउंट हॉस्पिटल के ट्रस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करवाता हूँ। यूएस के लिए हमारा प्राइवेट जेट रवाना करता हूँ। तभी लक्ष्य ने चेतावनी देकर कहा, और एक बात का ख्याल रखिए सिंघानिया जी, सिया को यह बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि पैसा मिश्रा ग्रुप की तरफ से या मेरी तरफ से आ रहा है। कागजों पर यह दिखाइए किसी अज्ञात चैरिटी ट्रस्ट ने पूरा फंड डोनेट किया। क्या मैं साफ साफ समझा पा रहा हूँ? सिंघानिया ने धीरे से कहा, बिल्कुल सर, आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रहेगी। उनकी ये बात सुनकर लक्ष्य ने फोन काट दिया। उसने एक गहरी सांस ली। कल तक उसे लगता था कि दौलत सिर्फ इंसान को घमंडी और क्रूर बनाती है, जैसे उसने शिखा और कबीर में देखा था। लेकिन आज आज पहली बार लक्ष्य को अपनी इस अपार दौलत पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसे समझ आया कि जब पैसा सही हाथों में होता है तो वो किसी की उजड़ी हुई दुनिया को वापस आबाद कर सकता है। अगर आज वो सिर्फ एक गरीब स्कॉलरशिप वाला लड़का होता तो शायद सिया के साथ बैठकर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। लक्ष्य वापस सिया के पास लौटा। लक्ष्य ने मुस्कुरा कर कहा, सिया मैम, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है। उसका ट्रस्ट माही के इलाज का पूरा खर्च यानी 10 करोड़ रुपए अभी इसी वक्त हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यूएस की टीम के लिए प्राइवेट जेट भेज दिया गया है। आज रात तक वो टीम यहाँ होगी और कल सुबह हमारी माही की सर्जरी होगी। ये सुनते ही सिया को लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सोना घोल दिया गया हो। वो सुन्न पड़ गई और उसने अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर माथुर वापस बाहर आई। उनके चेहरे पर एक भारी अचरज और खुशी थी। डॉक्टर माथुर ने एक्साइटमेंट में कहा, मिसेस सिया, ये तो कोई चमत्कार हो गया। अभी अभी मैनेजमेंट का फोन आया, किसी अज्ञात चैरिटी ट्रस्ट ने माही के इलाज के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए एडवांस में डिपॉजिट कर दिए। उन्होंने हमें खुली छूट दे दी। हम माही के लिए दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें। मैंने यूएस की टीम से बात कर ली। वो कुछ ही घंटों में दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं। सिया की आंखों में आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि असीम खुशी और कृतज्ञता के थे। वो मुड़ी और लक्ष्य के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी। लक्ष्य ने तुरंत उसे बीच में रोक लिया। उसके कंधे पकड़कर उसे उठाकर कहा, अरे मैम, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे पाप का भागी बना रही हैं। तभी सिया ने लक्ष्य के हाथ को चूम कर कहा, लक्ष्य, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो लक्ष्य। तुमने कल मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान बचाई और आज तुमने मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दे दी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रही हूँ लक्ष्य। तुम्हारे उस दोस्त का
मैं उसका कर्ज 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने बड़ी आत्मीयता से कहा, आपको किसी का कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है मैम। ये माही के लिए भगवान का आशीर्वाद है। अब आप आराम से यहाँ बैठिए, माही बहुत ही जल्द ठीक होकर आपको मम्मा कहकर बुलाएगी। सिया ने लक्ष्य को एक बार फिर गले लगा लिया। ये उस गले में एक माँ की वो दुआएं थी जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकती थी। लक्ष्य ने सिया को आईसीयू के बाहर लगी कुर्सी पर बैठाया और उसे जूस पीने के लिए कहा। जब लक्ष्य को पूरी तरह से इत्मीनान हो गया कि सिया अब सुरक्षित और माही का इलाज शुरू हो चुका है, तो उसने अपनी घड़ी में देखा। दोपहर के 12:30 हो चुके थे। लक्ष्य के दिमाग में अचानक निया का रूठा हुआ चेहरा, उसका वो गुस्से से भरा फोन कॉल घूम गया। उसने धीरे से कहा, निया। लक्ष्य का दिमाग फिर से उसी बेकरारी के साथ उसका दिल भी धड़कने लगा। उसने सिया से विदा ली और कल की वो शाम को वापस आएगा। वो हॉस्पिटल से बाहर निकला, एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर यूनिवर्सिटी की तरफ भागने लगा। रास्ते भर ऑटो में बैठे बैठे लक्ष्य के दिमाग में विचारों का एक बवंडर फूट पड़ा था। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा होने वाला था। आज वो निया के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाला था। लक्ष्य ने मन ही मन सोचा, निया बड़ी सादगी पसंद करती है। उसे कोई महंगी गिफ्ट या बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। उसे मेरा सच और मेरा प्यार चाहिए। उसने तय किया कि वो निया को आज कोई गुलाब या कोई महंगा तोहफा नहीं देगा। बस उसके सामने खड़ा होगा और उन भूरी आंखों में देखेगा और उसे बताएगा कि उसे वो कितना प्यार करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी लक्ष्य के दिमाग में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने मन ही मन आगे सोचा, क्या मैं निया को अपनी असलियत बता दूं? क्या मैं उसे बता दूं कि वो गरीब लक्ष्य नहीं, मैं बल्कि मिश्रा ग्रुप का चेयरमैन हूं? तभी लक्ष्य ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। निया उस इंसान से प्यार करने लगी है जो सूखी रोटियां खाता है, जो संघर्ष करता है। उसे दौलत से नफरत है। अगर मैंने उसे ये सच बता दिया कि उसे लगेगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया। उसे लगेगा कि मैं भी उन अमीर और घमंडी लड़कों जैसा ही हूँ जो अपनी पहचान छुपाकर खेल खेलते हैं। मैं पहले उसका प्यार, उसका भरोसा पूरी तरह से जीतूंगा। जब वो मेरी बन जाएगी, तब मैं उसे अपना साम्राज्य सौंप दूंगा। वो इस एम्पायर को चलाने के लिए सबसे सही इंसान है। ऑटो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आकर रुका। लक्ष्य ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के अंदर दाखिल हुई। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, उसे लगा जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी। उसने अपना फोन निकाला और निया को कॉल किया। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, फोन नहीं उठा। लक्ष्य ने फिर मिलाया। इस बार भी निया ने फोन नहीं उठाया। वो सचमुच में बड़ी नाराज थी। लक्ष्य ने तेज कदम बढ़ाए। वो जानता था निया बहुत ज्यादा गुस्से उदास होती है तो वो कहाँ जाती है। वो सीधा कॉलेज के पीछे वाले लॉन की तरफ चला गया, जहाँ नीम का बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर उन दोनों ने पहली बार एक साथ लंच किया था। जैसे जैसे लक्ष्य उस पेड़ के करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। हवाओं में सर्दियों की वो मीठी सी ठंडक थी। पेड़ से गिरते हुए कुछ सूखे पत्ते और एक अजीब सा रोमांटिक माहौल बन रहे थे। लक्ष्य की नज़र पेड़ से नीचे गई और हाँ, निया वहीं बैठी थी। उसने हल्के नीले रंग का बहुत ही सुंदर सा चिकनकारी सूट पहना था। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाकर बैठी थी और पास ही उसका वो जूट का बैग रखा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी उदास और बेकरार थी। लक्ष्य ने अपने कदमों की आहट को बड़ा धीमा कर लिया और धीरे धीरे चलकर निया के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। हवा का एक झोंका आया। निया के बालों की वो भीनी भीनी चंदन और चमेली की महक लक्ष्य की सांसों में घुल गई। इस महक ने लक्ष्य की सारी थकान, सारा तनाव, सारा दर्द एक ही पल में सोख लिया। लक्ष्य ने बहुत ही गहरी सांस ली। उसने अपने कांपते हुए हाथों को सीधा किया। आज वो कारपोरेट बाजीगर नहीं, कोई खूंखार फाइटर नहीं, बल्कि एक सच्चा और मासूम आशिक अपने प्यार के सामने खड़ा था। लक्ष्य ने बहुत ही कोमलता लेकिन ऐसी भारी और रूहानी आवाज में पुकार कर कहा, निया। उसकी आवाज सीधे निया के दिल में जाकर लगी। तभी निया ने झटके से अपना सिर उठाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लक्ष्य वहीं खड़ा था। उसकी वही पुरानी सूती शर्ट, बिखरे बाल, उसकी आंखों में असीम प्यार का समंदर, जिसे देखकर निया का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें पल भर में हवा हो गई। निया अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने अपने दुपट्टे को अपनी आंखें से उसे पोंछा और अपना पूरा चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो लक्ष्य को दिखाना चाहती थी वो बड़ी नाराज है, लेकिन उसके कांपते हुए होठ उसकी बेकरारी की गवाही दे रहे थे। निया ने बिना लक्ष्य की तरफ देखे भारी आवाज में कहा, क्यों आई हो अब? चले जाओ यहाँ से लक्ष्य।
तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। तुम्हें जब मन करता है चले जाते हो, जब मन करता है आ जाते हो। मैं सुबह से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी, और तुम कह रहे हो कि तुम सो रहे थे। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी। उसकी यह बात सुनकर आगे से लक्ष्य धीरे धीरे कदम बढ़ाकर निया के बिल्कुल करीब आ गया। उनके बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। लक्ष्य ने बहुत ही कोमलता और धीमी आवाज में कहा, निया। तभी निया बच्चों की तरह जिद करके बोली, मत बुलाओ मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य ने गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और निया के कंधों को बड़ी ही नरमी से पकड़ लिया। निया ने एक पल के लिए विरोध करना चाहा, लेकिन लक्ष्य के हाथों ने उस स्पर्श को ऐसा सुकून दिया, ऐसा अपनापन दिया कि निया का सारा विरोध पिघल गया। लक्ष्य ने बड़ी ही ईमानदारी और दर्द भरे लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो निया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी। मेरा फोन न उठाना, तुम्हें बिना बताए गायब हो जाना, सब मेरी गलती थी। लेकिन मेरे पास एक वजह थी निया, एक ऐसी वजह जिसने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। उसकी ये बात सुनकर आगे से निया ने धीरे से अपना चेहरा लक्ष्य की तरफ घुमाया। उसने लक्ष्य की आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, कोई बहाना नहीं था। वहां सिर्फ एक गहरी थकान और अनकहा दर्द था। निया की नजर अचानक लक्ष्य के सिर के पिछले हिस्से पर गई, जहां शर्ट के कॉलर के पास खून का एक बहुत हल्का सूखा हुआ दाग रह गया था। वहां हल्की सी सूजन थी, जो सुल्तान के फूलदान मारने से आई थी। निया का गुस्सा एक पल में भयंकर फिक्र में बदल गया। उसकी आंखें फट गई। उसने तुरंत घबरा कर कहा, लक्ष्य, तुम्हारे सिर पर ये चोट कैसे लगी? ये खून कैसा है? क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या किसी ने तुम्हें मारा? निया घबरा कर लक्ष्य के सिर को देखने लगी और उसके हाथ कांपने लगे। तभी लक्ष्य ने निया के उन कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसने निया को सुल्तान और उस खून के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो निया की उस मासूम दुनिया को उस खौफनाक अंडरवर्ल्ड की परछाई से दूर रखना चाहता था। लक्ष्य ने उसे ढांढस बधाकर एक सफेद झूठ बोलकर कहा, शांत हो जाओ निया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। कल कैफे में जब काम पर था तो मेरी मालकिन की एक छोटी सी बेटी है माही, उसे अचानक एक बड़ा भयंकर चोट लग गई। वो सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। सिया मैम बिल्कुल अकेली थी और उनका इस दुनिया में कोई नहीं। मैं उस बच्ची को हालात में छोड़कर नहीं आ सकता था। मैं रात भर हॉस्पिटल में था निया। माही की हालात बड़ी खराब थी। उसे आईसीयू में रखा गया है। तभी लक्ष्य ने बोलते बोलते अपनी आंखें नीची कर दी और आगे कहा, मैं उस बच्ची को तड़पते हुए देख रहा था। उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने, भाग दौड़ करने में पूरी रात निकल गई। जब सुबह मैं अपने कमरे में पहुंचा तो इतना थका हुआ मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मुझे माफ कर दो निया। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन उस अफरा तफरी ने मुझे कुछ होश ही नहीं दिया। ये सुनते ही निया के गालों पर आंसुओं की एक नई धारा बह निकली। लेकिन इस बार ये आंसू लक्ष्य के लिए नहीं, शिकायत के नहीं, बल्कि अपने खुद के पछतावे के थे। निया ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर कहा, हे भगवान, और मैं कितनी स्वार्थी हूँ लक्ष्य। तुम वहां एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए रात भर हॉस्पिटल में धक्के खा रहे थे, और मैं यहाँ तुम पर गुस्सा कर रही थी। मैं तुम्हें मतलब ही समझ रही थी। मुझे माफ कर दो लक्ष्य, मैं बहुत बुरी हूँ। ये कहते हुए निया रोकर लक्ष्य के सीने पर लग गई। लक्ष्य के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। निया का वो मासूम स्पर्श, उसके आंसुओं की वो गर्माहट लक्ष्य के दिल की हर धड़कन को तेज कर रही थी। लक्ष्य ने अपने दोनों हाथ निया की पीठ पर रख दिए और उसे बहुत ही प्यार से अपने सीने से भींच लिया। लक्ष्य ने निया के बालों में अपना चेहरा छुपा कर फुसफुसा कर कहा, तुम बुरी नहीं हो निया। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे पवित्र इंसान हो। तुम्हारा गुस्सा करना जायज था, क्योंकि तुम मेरी फिक्र करती हो, और तुम्हारी यही फिक्र तो मुझे जिंदा रखती है। दोनों कुछ पलों तक उसी तरह एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। पेड़ से गिरते हुए सूखे पत्ते उन दोनों के इस खूबसूरत मिलन की गवाही दे रहे थे। लक्ष्य के सीने पर सिर रखकर निया को वो सुकून मिल रहा था जो उसे अपने पिता के अरबों के महल में नहीं मिला था। लक्ष्य को अपनी बाहों में वो जन्नत मिल गई जिसे मिश्रा ग्रुप की दौलत लुटा कर नहीं खरीद सकता था। कुछ देर बाद निया ने खुद को लक्ष्य से दूर किया। उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी नजरें अभी शर्म और प्यार में झुकी हुई थी। लक्ष्य ने निया का हाथ अभी पकड़ा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। आज का दिन वह ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। आज उसे वो बात कहनी थी जो उसके दिल की गहराई में तूफान बनकर मचल रही थी। लक्ष्य ने निया की ठुड्डी को अपनी उंगली से बड़े ही प्यार से ऊपर उठाकर कहा,
निया, ताकि निया उसकी आंखों में देख सके। उसकी ने अंदर निया की आंखों में देखकर आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ निया, कुछ ऐसा जो मैं बहुत दिनों से अपने अंदर छुपाए बैठा हूँ। निया की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ रही थी कि लक्ष्य क्या कहने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और इंतजार था। तभी लक्ष्य ने आगे कहा, निया, मेरी जिंदगी बहुत अंधेरी रही। मैंने बचपन में सिर्फ संघर्ष देखा, लोगों को पैसों के लिए गिरते देखा, अमीरों को अपनी दौलत के नशे में गरीबों को कुचलते देखा। मेरे दिल में इस दुनिया और खासकर अमीर लोगों के लिए एक बहुत ही गहरी नफरत पैदा हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि पैसा इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। ये कहते हुए लक्ष्य ने निया के हाथ को कसकर पकड़कर आगे कहा, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई, उस दिन जब मैंने पहली बार उस नोटिस बोर्ड के सामने तुम्हें देखा। तुम्हारी वो सादगी, तुम्हारे चेहरे का सुकून, उसने मेरे अंदर की सारी नफरत को एक पल में धो दिया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस दुनिया के सबसे बड़े अरबपति की बेटी एक सूती सूट पहनकर बिना किसी घमंड के मेरे जैसे एक मामूली लड़के के साथ घास पर बैठकर अपनी रोटियां साझा कर रही थी। उसके बाद सुवर्णिया की आंखों में एक आंसू छलक कर उसके गाल पर आ गिरा और लक्ष्य की हर बात को अपने दिल में उतार रही थी। वहीं लक्ष्य ने अपनी बात को जारी रखकर आगे कहा, तुमने मुझे इंसानियत पर दोबारा भरोसा करना सिखाया निया। तुम्हारी वो बातें, गरीबों के लिए तुम्हारा वो दर्द, तुम्हारी वो बेबाकी, मैं तुम्हारे हर एक लफ्ज का, तुम्हारी हर एक अदा का दीवाना हो चुका हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं निया, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई महंगे गिफ्ट नहीं, कोई बड़ी कार या बड़ा घर नहीं। लक्ष्य की आवाज में अब एक रूहानी गूंज में बदल चुकी थी। लक्ष्य ये सब कहकर मन ही मन खुद पर हंस भी रहा था, क्योंकि वो असल में पूरी दिल्ली खरीद सकता था, लेकिन वो निया को अपना गरीब वाला किरदार निभाना चाहता था। उसने आगे कहा, लेकिन मेरे पास एक चीज है निया, मेरा ये दिल और मेरी ये सच्चाई। मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ निया, बहुत ज्यादा, इतना प्यार जिसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। क्या तुम क्या तुम मेरे इस प्यार को कबूल करोगी? क्या तुम इस गरीब लक्ष्य की जिंदगी का वो सबसे कीमती हिस्सा बनोगी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा महफूज रखेगा? लक्ष्य के इस इजहार में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, कोई घुटनों पर बैठना नहीं, हीरे की अंगूठी नहीं, वहां सिर्फ दो रूहों का एक सच्चा और बेदाग मिलन था। वहीं उसकी ये बात सुनकर आगे से निया की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वो खुशी से कांप रही थी। उसने कभी किसी से इतने सच्चे और गहरे प्यार की उम्मीद नहीं की थी। उसके आसपास जितने भी अमीर लड़के आते थे, ये सब उसके पिता की दौलत, उसके स्टेटस से प्यार करते थे। लेकिन लक्ष्य लक्ष्य ने निया की आत्मा से प्यार किया था। निया ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, लक्ष्य के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। निया ने रोकर लेकिन एक बड़ा खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, तुम पागल हो लक्ष्य, तुम खुद को गरीब क्यों कहते हो? इंसान की अमीरी उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसकी सोच और उसके दिल से होती है। और इस पूरी दुनिया में मैंने तुमसे ज्यादा अमीर इंसान आज तक नहीं देखा। निया ने लक्ष्य की आंखों में बड़ी शिद्दत से देखकर दिल की बात करके आगे कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लक्ष्य, बहुत ज्यादा। मुझे तुम्हारी दौलत, तुम्हारा कार महल नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। वो लक्ष्य जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों के लिए रात भर हॉस्पिटल में खड़ा रह सकता है। वो लक्ष्य जो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए मीलों पैदल चल सकता है। वो लक्ष्य जिसकी आंखों में मुझे दुनिया की सबसे महफूज जगह नजर आती है। मैं तुम्हारी हूँ लक्ष्य, हमेशा के लिए। यह कहते हुए निया एक बार फिर लक्ष्य के गले लग गई। इस बार गले मिलना कोई सांत्वना नहीं थी, इकरार था। ये दो अलग अलग दुनिया के लोगों का ऐसा गठबंधन था जिसे अब तो कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी विजयी और संतुष्ट मुस्कान थी जो उसने अपनी जिंदगी में आज तक महसूस नहीं की थी। उसे लगा कि आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत डील फाइनल कर ली है। लक्ष्य ने निया के कानों में फुसफुसा कर कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं निया, मैं तुम्हारी इस सादगी और तुम्हारे इस भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का वो सारा तारा तोड़ लाऊंगा जिसकी तुम्हें कभी ख्वाहिश होगी। काफी देर तक दोनों उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने एक दूसरे से ढेरों बातें की। लक्ष्य ने उसे बताया कि माही का इलाज अब एक बहुत बड़े एनजीओ की मदद से हो रहा है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। निया ये सुनकर बड़ी खुश हुई। उसने लक्ष्य को उस बच्ची से मिलाने को कहा। लक्ष्य ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। शाम ढलने लगी। आसमान में सिंदूरी रंग बिखर गया था।
लक्ष्य ने निया का हाथ पकड़ा और वो दोनों कॉलेज के गेट की तरफ चलने लगे। आज उनके चलने के अंदाज में एक नया गुरूर था। जो अमीर स्टूडेंट उन्हें घूर रहे थे, आज उन्हें लक्ष्य और निया की कोई परवाह नहीं थी। कबीर शेरगिल का खौफ पहले ही कैंपस में खत्म हो चुका था, क्योंकि कबीर का पूरा परिवार कल रात ही दिल्ली से गायब हो चुका था। लक्ष्य ने निया को उसकी बस में चढ़ाया। जब तक वो वहां से चली नहीं गई, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। लक्ष्य वापस मुड़ा। उसके पास अब दुनिया की सारी खुशियां थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक विचार चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, निया मुझसे प्यार इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है मैं एक आम और गरीब लड़का हूँ। जिस दिन उसे पता चलेगा मैं देश के सबसे बड़े अरबपति घराने का वारिस हूँ, तो वो क्या करेगी? क्या इसे बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वो मेरा इसे धोखा नहीं समझेगी? वक्त आने पर मैं उसे अपना हर सच बता दूंगा, लेकिन अभी अभी मुझे उसे वो दुनिया दिखानी है जो हमने मिलकर सोची है। एक ऐसी दुनिया जहाँ दौलत इंसानियत की गुलाम हो और इंसानियत दौलत की नहीं। लक्ष्य ने आसमान की तरफ देखा। एक नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मिश्रा साम्राज्य का वो खामोश वारिस जानता था, इस प्यार के रास्ते में अभी भी कई इम्तिहान बाकी थे। क्या होगा अब आखिर आगे की कहानी में, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा ज़्यादा लगातार शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और एक कमेंट करके बताते रहें कि कहानी कैसी लग रही है।